दोस्तों आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज शनिवार का दिन शाम के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। और द न्यू भारत की जानिब से आज द न्यू भारत और हमारे अजीज मित्र नुमान जी की संयुक्त तत्वाधान में हम लेकर के प्रस्तुत हैं भारत पाकिस्तान गुफ्तगू पार्ट 3 एपिसोड 3। साथियों, हमारे और आपके जीवन में हमेशा से कुछ मूलभूत सुविधाओं का जुड़ाव रहा है, जिसमें से एक है स्वास्थ्य। पिछली बार हमने शिक्षा पर भली भांति चर्चा की। शिक्षा पर एक अच्छी चर्चा के बाद अब बहुत सख्त जरूरत थी हमारे लिए कि हम बात करें हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर। और जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त चल रही है, इस प्रकार की स्थिति के भीतर जहां पर पूरी दुनिया में एक महामारी ने अपना कब्जा कर रखा हुआ है, यहां हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आए, बात करें हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर। और इसलिए भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से स्वास्थ्य के लिए क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तज्ञ, बुद्धिजीवी और अपने क्षेत्र के माहिर दो ऐसे डॉक्टर उपस्थित हैं, एक भारत की जानिब से और एक पाकिस्तान की जानिब से। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं डॉक्टर रेशु खंडेलवाल जी, जो उड़ीसा भारत से हमारे बीच हैं। डॉक्टर रेशु खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका। रेशु जी अनम्यूट करें पहले, रेशु जी अनम्यूट करें पहले, रेशु जी अनम्यूट करें। जी नमस्कार, जी नमस्कार। धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स का जो मंच प्रदान किया गया, जिसमें अपने हेल्थ रिलेटेड मैं विचार जो है व्यक्त करूं। और इसमें मुझे और भी ज्यादा खुशी है कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर अकबर अली जी। डॉक्टर अकबर अली जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल। और मेरे साथ मेरे अजीज मित्र हर बार की तरह जो पाकिस्तान से होस्ट करते हैं, दिल के बड़े ही साफ पाक दिल इंसान भाई नुमान हयात जी मेरे साथ है। नुमान भाई, स्वागत है। भारत की तरफ से नमस्कार स्वीकारें। सलाम पाकिस्तान। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया कि एक नए सेशन के साथ हम दोबारा एक साथ हैं और पाकिस्तान और भारत की जो अवाम है उनके लिए मोहब्बत का पैगाम इस प्लेटफॉर्म से हम फैला रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उसके बाद डॉक्टर रेशु खंडेलवाल जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सेहत के हवाले से आज पाकिस्तानी अवाम को और भारत के अवाम को जो है खातिर खवा मालूमात देंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान से डीजी खान से जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकबर अली साहब। ये पाकिस्तान में सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं और जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से इन दोनों ममालिक के अवाम को जो है आगाह करेंगे। जी रवि साहब, थैंक यू। मैं आप दोनों को, आदरणीय डॉक्टर रेशु जी और अकबर जी को बतलाना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान गुफ्तगू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां पर हम दोनों मुल्कों के भीतर उन आम आवाम की बातों को या उनके मसलों को रखना चाहते हैं, जिन बातों को, जिन मसलों को यहां पर भी हम एक सा मानते हैं और पाकिस्तान में भी एक सा मानते हैं। और इसमें से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, वो बेसिक चीजें जो सीधे व्यक्ति से जुड़ती है, उस पर चर्चा करते हैं। पिछले सप्ताह हमने शिक्षा पर बात की थी। शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, दोनों मुल्क आपस में कैसे शेयरिंग करके दोनों मुल्क कैसे एक दिशा में आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की थी। और आज बहुत अहम विषय है क्योंकि स्वास्थ्य की बात होने जा रही है। और इसके पहले कि हम इस विषय को शुरू करें, मैं बतलाना चाहता हूं कि जहां पर जो भी व्यक्ति हैं कोरोना के इस पीरियड में, वे स्वस्थ रहें, अपनी सेहत के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार रहें। और आज के इस सत्र की जानिब मैं भाई नुमान जी को सौंपता हूं कि नुमान जी आप आएं और आज के सत्र का पहला सवाल और इस सत्र का शुरुआत करें। भाई नुमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। चूंकि डिसाइड हुआ है, मैं आपकी जानिब से जो मैम डॉक्टर रेशु खंडेलवाल साहिबा हैं उनसे सवाल का आगाज करूंगा।
सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला। अच्छा, चूंकि आज सेहत के मसले पे हम बात करेंगे, सेहत के इशू पे, डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है और हकीकत में भी ये लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला एक मसीहा ही है, जो मुश्किल वक्त में लोगों का साथ देता है, तकलीफ से निजात देता है। तो मैं ये पूछूंगा, हम मज़ीद इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि भारत में सेहत के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं 1947 के बाद से अब तक। कोई जो चीदा पॉइंट्स हैं वो सिर्फ बता दीजिए, ताकि ऑडियंस जो है वो जान सकें कि भारत ने सेहत के मामले में कहाँ तक तरक्की की। जी डॉक्टर रेशो साहब। बिल्कुल, हाँ जी, धन्यवाद। एक्चुअली मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, जो भारत में मेडिसिन से रिलेटेड जो अध्ययन हुआ है वो हजारों साल, मतलब प्राचीन समय से ये अध्ययन चल रहा है। और आपने सुना होगा चरक और सुश्रुत, इन्होंने जो है हमारे आयुर्वेद का वर्णन हजारों साल पहले किया था। उसमें जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो हमारे उपचार हैं, जो बीमारियां हैं, उनका पूरा वर्णन किया गया है सारे टेक्स्ट के अंदर। तो भारत को अभी 7 दशक हुए हैं जो स्वतंत्रता पाए हुए। जो स्वतंत्रता से पहले जो भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थिति थी वो ज्यादा ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत सी कमेटियों का गठन हुआ था, उनमें से एक भूरे कमेटी थी, अगर आपने सुना होगा। ये 1943 में इसका गठन हुआ था और इन्होंने अध्ययन किया था भारत की स्वास्थ्य की स्थिति का, और इस पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। जैसे कि रिकमेंडेशंस थी पब्लिक हेल्थ जो सेंटर है, जो प्राइमरी हेल्थ लेवल पे बनता है सेंटर, ऐसे संस्थानों की स्थापना की जाए। तो इन्होंने इसके साथ रिसर्च के मामले में बहुत से जो है डिटेल्स बताई थी। और इसके बाद बहुत सी और कमेटियों का गठन हुआ, जैसे कि मुदलियार कमेटी हो गई है, करतार सिंह कमेटी, मुखर्जी कमेटी। तो इन सभी कमेटियों ने जो है भारत में जो डॉक्टर्स, जो मेडिक्स, पैरामेडिक्स, इनकी ट्रेनिंग से ज्यादा भारत का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको भी डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। तो इसके चलते मैं बताना चाहूंगी 1978 में एक अल्मा आटा डिक्लेरेशन करके एक जो है आयोजन किया गया था, जिसका कजाकिस्तान में, भारत उसका एक सदस्य था। और वहां पे जो नारा जो घोषित किया गया था, वो नारा था हेल्थ फॉर ऑल। तो भारत ने इस जो नारे को, हेल्थ फॉर ऑल, इस नारे को पूर्ण रूप से इसका पालन किया है और बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी दिशाओं में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया है। जैसे कि टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जैसी बड़ी महामारी, वो 1977 में हमने अपने बढ़िया टीकाकरण कार्यक्रमों के चलते हमने इसको जड़ से मिटा दिया था। और आप मानेंगे नहीं, 2009 में भारत में 60%, जो पूरे विश्व में 60% पोलियो के केसेस है, 2009 में भारत में इतने केसेस थे और 2014 में हमने अपने अच्छे टीकाकरण कार्यक्रमों के कारण इसको जड़ से, पोलियो को जड़ से यहाँ से मिटा दिया है। तो इसके चलते जो हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसको भी बेहतर बनाने के लिए जो है हमें बहुत सारी सफलताएं मिली हैं, जिसका कि अनुमान हम एक मोर्टालिटी रेट होता है उससे इसका एक अनुमान लगा सकते हैं। तो कहा जाता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जिसे कि हिंदी में कहते हैं मातृ मृत्यु जो रेट होता है वो, और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन रेटों में बहुत ही सिग्निफिकेंट जिसे कहेंगे हम, एक फॉल आया है इसके अंदर। जो 2000 की वैल्यू हमें प्री इंडिपेंडेंस एमएमआर में, मैटरनल मोर्टालिटी रेट में जो वैल्यू थी हमारी, वो अभी घट के मात्र 120 130 इतनी रह गई है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, इसके लिए, इसके जो विषय में जो भारत ने कदम उठाए हैं वो अच्छा जो है हमें लाभ दे रहे हैं। इसके साथ मैं न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ, तो पोषण जो है उसमें भारत ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें कि संपूर्ण और संतुलित जो है पोषण वो भारत के हर नागरिक तक पहुंचे, स्पेशली जो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको ये चीज प्रदान की जाए। तो इन सभी के चलते जो हम देखेंगे, परस्पर भारत अच्छे से, काफी तेजी से प्रगति कर रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में खासतौर से। जी बहुत अच्छा लगा सुन के कि जी भारत जो है सेहत के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है
इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा यानी डेवलपमेंट हो गई है, बेहतरी आ गई है इसमें भी। इसके साथ साथ चाइल्ड हेल्थ को भी काफ़ी कवर किया है और पोलियो के केसेस भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन के हवाले से आपने काफ़ी मुफीद मालूमात जो है ऑडियंस को बताई। मैं रवि शुक्ला साहब की जानिब जाऊँगा ताकि वो डॉक्टर अकबर अली साहब से सवाल कर सकें। जी नुमान, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि डॉक्टर रेशू जी ने बताया कि भारत में इस प्रकार के जो अलग अलग उद्देश्य के साथ में मिलकर के सेहत के लिए काम हुआ है। डॉक्टर साहब, दरअसल मेरा भी पहला सवाल यही है कि जो भारत में देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, और जो कल इसे देखेंगे, भविष्य में देखेंगे, उन्हें ये पता चल सके कि 1947 के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर के कौन से ऐसे कार्य हुए हैं जो आप बहुत कम शब्दों में बताएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो। डॉक्टर अकबर अली साहब। जी शुक्रिया। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी, हमारे यहाँ बिलाशुबा इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन हम काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हासिल नहीं कर सके। मसलन जो पैरामीटर डॉक्टर साहब ने बताए, जो पब्लिक हेल्थ है, यस वी डिड अ लॉट फॉर दैट। और हमारे कुछ प्रोविंसेस इस हवाले से बहुत अच्छे हैं, कुछ प्रोविंसेस में यकीनन मसाइल हैं इस हवाले से। जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, इट इज़ स्टिल अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। ये हर 10,000 में से पहले हमारे यहाँ 34 तक था और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको तकरीबन 11 तक ले आए हैं। 5 साल से कम बच्चों की जो फौतगियाँ या अमवात हैं, डेथ रेशो है अंडर द 5 ईयर चिल्ड्रन, yes we did a big work for that but still too much to do। और जहाँ तक न्यूट्रिशन की मैडम ने बात की, देखें न्यूट्रिशन इज अ बिग फिनोमिनी। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट हर बंदे का हक है, और खसूसन जो हेल्थ है, जैसे मैडम ने कहा कि हेल्थ फॉर ऑल, यकीनन ये एक रियासत और उसके जो शहरी हैं उनके दरमियान जो एक मुआहिदा या ट्रीटी है, उसमें से 5 बुनियादी जुजियात में से एक जुज जो है वो बुनियादी हेल्थ है, कि बुनियादी हेल्थ हर शख्स की सहूलत का बुनियादी हिस्सा है कि उसको बड़ी आसानी के साथ ये सहूलत फराम होनी चाहिए। तो हम ये तो नहीं कह सकते वी डिड 100% अचीवमेंट्स, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पहले की निस्बत हालात बहुत ज़बरदस्त हैं, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हैं। और तकरीबन इस वक्त राउंड अबाउट कोई हर 14,000 पॉपुलेशन, जो 14,000 पॉपुलेशन पे हमारे पास एक डॉक्टर मौजूद है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सम प्रोविंसेस वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी लेस बट द एरिया इज मच मोर, तो उसमें थोड़े से मसाइल हैं। अदरवाइज इन पंजाब, in KPK and in Sindh, yes, we are doing the well। अच्छा, जहाँ तक अगर हम दोनों ममालिक के कंपैरिजन, हेल्थ सिस्टम के कंपैरिजन की बात करें, मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि while my medical stay in Gulf and in Western countries, मुझे इंडियन डॉक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। दैट्स माय गुड लक। रादर जिससे अमंग सम डॉक्टर्स जिनसे मैं बहुत ज़्यादा impressed हुआ in my life, one of them was Dr. Chandrasekhar Mune। He was from Bangalore and he was my chief of department also। What a great doctor he was। I still remember his behavior and his skills and his medical knowledge। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया की मेडिकल जो मैंने देखी, कम अज कम उन ममालिक में, मेरा इंडिया जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन इट इज इंस्पिरेशनल इट इन सेंस कि ये प्रोफेशनलिज्म इन द मेडिकल जो मैंने इंडियंस में देखा है, मुझे इतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है कि वो हमारे यहाँ नहीं है इस तरह का। यानी वी शुड बी लाइक दैम इन प्रोफेशनलिज्म इन मेडिकल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कम अज कम जिन लोगों से मैं मिला, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड। तो यकीनन वो एक मिलेनियम गोल हम उसको कहते हैं, मैडम उसको अवेयर होंगी मैडम उसके साथ, कि एक मिलेनियम गोल है जो हमने अचीव करना था रादर इन 2000।
उसकी जो मार्किंग है उसमें हम भी और इंडिया भी अभी बहुत पीछे हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज के। दोनों से इंडिया हमसे आगे है उसमें, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि उनके तकरीबन 36 पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं हमसे उसकी अचीविंग के अंदर। लेकिन इंडिया भी और पाकिस्तान भी, हम दोनों बहुत पीछे हैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने में। और हम ये कभी भी इस वक्त इन 2020 हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आवाम जो है उन तक सेहत की सहूलियात जो हैं वो बड़ी आसानी से पहुंच रही हैं। तो वी हैव टू डू अ लॉट फॉर आवर सिटीजन्स, फॉर आवर पीपल, तो देयर इज अ लॉट टू डू। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर अली जी। डॉक्टर अकबर साहब ने बहुत सही बहुत अच्छी बातें जो कही है, उनमें से दो बातें बहुत खास है कि डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बताया अपना अनुभव, और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने वहां देखा है और जो अब तक कर पाए हैं, यकीनन हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का सबसे पहला राइट होता है एक अच्छी सेहत, और सेहत देने का कार्य उनकी अपनी गवर्नमेंट का होता है। और कोई भी गवर्नमेंट, मैं अल्लाह का नाम लेके, भगवान का नाम लेके कह रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि किसी व्यक्ति की सेहत बिगड़े। इसलिए दोनों ही मुल्कों में सेहत के लिए अपने अपने हिसाब से यकीनन बखूबी और बेहतर कार्य हुए हैं। नुमान जी, आपकी बारी। जी नुमान। बहुत शुक्रिया रवि। अच्छा, मैं डॉक्टर रेशो साहिबा की जानब चलूँगा। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि डॉक्टर अकबर जी साहब ने कहा है कि ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं यूनाइटेड नेशंस की जानब से सेट किए जाते हैं हर मुल्क के लिए अलग-अलग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने वाकई उसमें उसको उस तरीके से अचीव नहीं किया उस टाइम पीरियड में जैसे कि इनको अचीव करना चाहिए था। और किसी भी रियासत में सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो तालीम और सेहत ही होता है। तो आपने डेवलपमेंट के हवाले से तो भारत का बता दिया कि इन चीज़ों में आपने डेवलपमेंट की है भारत ने। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी, जो भारत का आम आदमी है, मैं एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। सेहत के हवाले से आप एज ए डॉक्टर क्या देखती हैं अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में, कि किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है वहाँ जो आम आदमी है उसको? हाँ जी, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसके बारे में भी अपने सभी दर्शकों को और आपको कुछ बताना चाहूंगी। भारत में इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद ही बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स लागू की गई, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसे कहा जाता है। तो इसमें जो है हमारे मध्य वर्ग के जो लोग हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, इनका खास ख्याल रख के ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये सारी लागू की गई थी। तो इसमें जैसे कि मैं कुछ स्कीम्स बताना चाहूंगी, जैसे ईएसआई की स्कीम है जो 1952 में लागू की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है मुफ्त की औषध, मुफ्त का जो उपचार, मुफ्त का जो टेस्टिंग है, जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के बाद एक जनश्री बीमा योजना जो है वो लागू हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुई है। और हाल ही में 2018 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके नेतृत्व में जो हमारा आयुष्मान भारत योजना है इसको लागू किया गया। तो इस योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके अंदर तकरीबन 10 करोड़ भारतीय परिवार जो हैं उनको जो है मेडिकल रिलीफ, 5 लाख रुपए तक की मेडिकल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि निसंदेह जो हमारा स्वास्थ्य है उस क्षेत्र में सबको फायदा होने वाला है और सब का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होने वाला है। इसके अलावा अगेन मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहूंगी कि जैसे एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जैसे प्रोसीजर्स जो पहले भारत में होते नहीं थे। कुछ वर्षों पहले तक जो भारतीय हैं वो इन प्रोसीजर्स के लिए विदेश जाया करते थे, यूएसए जाते थे, यूनाइटेड किंगडम जाते थे। आज ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं, भारत सरकार और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं भारत के, उनकी वजह से जो है जिला स्तर पे हमारे पास ये सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो हम जो फैसिलिटीज हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उन तक भी अब जो हमारी भारत की सरकार है जो और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको इसका फायदा मिले। फिर से हेल्थ फॉर ऑल, यही सबका टारगेट है। अच्छा, मैं डॉक्टर रेशू साहिबा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप इसको अगर ब्रीफली इसको आंसर करना चाहें तो,
आप क्या समझती हैं कि सेहत के हवाले से मोदी जी के पैकेज के हवाले से तो आपने बताया, क्या मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले आप क्या समझती हैं किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता था? आप इसमें आप डेवलपमेंट नहीं, मैं चाहता हूँ आम आदमी के सेहत के मसाइल के हवाले से थोड़ा दोनों ममालिक के अवाम जो हैं अगर उनको अंदाजा हो तो ज्यादा बेहतर है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही जो हमारा स्वास्थ्य है वो परस्पर प्रगति हो रही थी, मगर जो मोदी जी के बाद जो चीज जिसने सबसे ज्यादा भारत में परिवर्तन लाया है वो है डिजिटल क्रांति। ठीक है, तो इस डिजिटल क्रांति और जो इंटरनेट जिसकी वजह से आज हम और आप जुड़े हुए हैं, इसके चलते जो हम अपने जो दूर दराज में रहने वाले जो मरीज हैं इनसे टेली कम्युनिकेशन टेली मेडिसिन के थ्रू इनकी कंसल्टेशंस लेते हैं, ऑनलाइन ये मेडिसिन जो हैं वो जो इनको मुहैया कराई जाती हैं, छोटे छोटे दिल्ली जैसी छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं जिससे सभी स्तर के लोगों को प्रॉपरली जो है इलाज मिल पाए, टाइमली और प्रॉपरली इनका इलाज मिल पाए। तो मैं कहूंगी जो ये डिजिटल क्रांति जो आई है, जो जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही अहम भूमिका थी, इसके चलते जो है हमारी स्वास्थ्य की परिभाषा और जो स्वास्थ्य की प्रगति है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में कुछ नहीं होता था और अब सडनली भारत में जो है चेंजेस आ रहे हैं। भारत में सब कुछ बहुत पहले से परस्पर प्रगति हो रही थी, बट सिर्फ इस डिजिटल जो है क्रांति ने इस पूरी चीज को एक नई स्पीड दे दी। इस पूरी चीज़ को एक नई स्पीड दे दी। मेरी दुआ है कि चूंकि रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो जो यूनाइटेड नेशंस की जानिब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं सेहत के हवाले से भी उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो मैं रवि शुक्ला साहब की जानिब जाऊंगा ताकि वो डॉक्टर अकबर साहब से इस सवाल पूछ सकें इस बारे से। नुमान बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रेशू जी बहुत शुक्रिया, आपने जिस प्रकार से बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर काम हुए हैं। सो मैं जाऊंगा डॉक्टर अकबर जी के पास में। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत आसान सा है लेकिन हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के भीतर में बहुत आसानी से एक आम आदमी को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं या नहीं, और यदि मिल पाती हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स बनाई गई हैं, किस प्रकार से उसके लिए उसको लागू किया गया है ताकि वो इजीली अवेलेबल हो पाए। जी डॉक्टर अकबर साहब। शुक्रिया। अच्छा, जो सेहत की सहूलत है उसके मुख्तलिफ मदारिज होते हैं। उसमें सबसे पहले तो एक बुनियादी तौर पर बेसिक हेल्थ यूनिट होता है जहाँ पर आम बीमारियों के लिए एक डॉक्टर और एक लेडी डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ, LHVs और हेल्पिंग स्टाफ और इवन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तक, और खसूसन जो वहाँ पर एक चीज़ डील की जाती है वो प्रेगनेंसी या सेफ डिलीवरी है। तो ये वो चीज़ है जो तकरीबन 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के एक रेडियस के अंदर मौजूद है तमाम लोगों के लिए, सरकारी सतह पे मैं पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर सरकारी सतह पे कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर कोई शख्स वहाँ पर डील नहीं हो सकता या अगर वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सहूलत वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास फिर सेकेंडरी केयर सेंटर आ जाते हैं। ये तकरीबन हमारे पास 80 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सेकेंडरी केयर सेंटर लाजमन मौजूद होगा। ये 10 किलोमीटर पर भी हो सकता है और मैक्सिमम ये 80 किलोमीटर पर भी मौजूद है, जहाँ पर तमाम किस्म के ऑपरेशन सिवाय चंद खसूसी ऑपरेशन जैसे दिल के ऑपरेशन हैं या न्यूरो सर्जरी है, इसके अलावा तकरीबन एब्डामन, चेस्ट और जो हमारे लिम्स होते हैं, हाथ पाँव वगैरह, इनके तकरीबन तमाम ऑपरेशन की सहूलत मौजूद होती है। टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हमारे पास हर डिविजनल सतह के ऊपर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल मौजूद है, जिनमें से अक्सर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन सवाल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। डॉक्टर साहब का शायद नेटवर्क कट गया है, नेटवर्क की दिक्कत हुई है। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आ गए हैं, डॉक्टर साहब दोबारा आ गए हैं, मैं दोबारा जोड़ रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब कहें कहें। मेरा ख्याल है कोई नेट प्रॉब्लम था।
अच्छा, प्रॉब्लम जो है वो है कि अगर जिस तरह एक हम बेसिक हेल्थ यूनिट की बात करते हैं जहां पर एक डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर और एक LHV या नर्सिंग स्टाफ जो गायनी को डील कर सके, सवाल ये है कि अगर वहां पर 20 या 25 मरीज एक ही वक्त के अंदर आ जाते हैं तो क्या होगा? यहां पर हमारे लिए मसाइल बनते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी बहुत कुछ किया गया है, लेकिन वाकईतन कम अज कम नो आई एम अप्रोचिंग 50, तो अपनी जिंदगी के अंदर खसूसन जहां से मेरा ताल्लुक है, इट इज अ रिमोट एरिया, इट इज नॉट अ वेरी बिग सिटी, बट देयर इज अ मेडिकल कॉलेज हियर एंड देयर इज अ टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ 750 बेड्स। तो यहाँ पर जो तकरीबन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। प्रॉब्लम जो है वो पर पॉपुलेशन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, LHVs एंड स्पेशली मेडिसिन है। दैट इज अ बिग डायलेमा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहां तक मैंने पढ़ा है इंडिया के बारे में, उधर भी और हमारे यहाँ भी, हम दोनों इस हवाले से बड़े मसाइल का शिकार हैं कि अगर हम जैसे पंजाब पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर यूजुअली 100 से लेके 350 तक स्टूडेंट्स होते हैं एक सेशन में, और तकरीबन 22 के करीब हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर मोस्टली 100 to 150 डॉक्टर्स प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दीज आर नॉट एनफ एज पर यार्डस्टिक पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। फिर हमारे पास कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो चाइना से और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उधर से डॉक्टर्स बन के आते हैं। डेफिनेटली दे हैव टू गिव अ एग्जाम, वी आर कॉलिंग इट NLE, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। वो उन्होंने देना है, और चूंकि टीचिंग मेथडोलॉजी में डिफरेंस होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पास। तो उनमें से अगर 50% भी पर ईयर पास कर लें तो भी हम अपनी यार्ड स्टिक को उस तरह गवर्नमेंट की सतह पे नहीं डील कर सकते जिस तरीके के साथ होना चाहिए। जो इंश्योरेंस फॉर द पेशेंट है, ये पाकिस्तान में भी अभी शुरू हुई है। वी आर नॉट क्लेमिंग कि जी ये बड़ी पुरानी थी, नो, इट इज जस्ट मे बी इन KPK इट वाज स्टार्टेड 4 years बैक एंड इन पंजाब इट इज फॉर द लास्ट 2 years। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस होती है ये थोड़ा सा ना इसमें प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जी इट इज नॉट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, लाइक इट इज नॉट कवरिंग OPD। अगर किसी का गला खराब है या उसका सिंपली एक चेस्ट इन्फेक्शन है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज कवरिंग ओनली द सर्जरीज। तो उसका फायदा एक ये तो है। अभी सब तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं। तो लेकिन इस तरह ये है कि वी हैव टू डू अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है कि वी आर डेफिशिएंट टू द यार्ड स्टिक। तो यार्ड स्टिक को हम पूरा मीट नहीं कर पा रहे और हमें इसको अंदर बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अकबर अली जी ने बताया पाकिस्तान में 10 किलोमीटर और फिर 80 किलोमीटर पर किस प्रकार से प्राथमिक सुविधाएं, फिर उससे ऊपर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बट डॉक्टर साहब ये बताएं, इट इज इजीली अवेलेबल फॉर द कॉमन मैन ऑल्सो और नॉट? देखें जी, पाकिस्तान में एक सोशल डिफरेंस कह लें इसको, कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल का मतलब ही कॉमन मैन है। Usually the affording persons, they are not approaching the government hospitals because too much people are coming there for their treatment। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो चूंकि जिसके पास पैसा है वो इतना इंतजार नहीं करता, वो 4-6 दिन इंतजार नहीं करेगा, या वो 2-4 घंटे बैठने के लिए तैयार नहीं है OPD में अपने नंबर आने के लिए। तो ज्यादातर वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख कर लेता है। और एमरजेंसी के अंदर देयर इज नो डिफरेंस कि जी हम कॉमन पीपल हैं या थोड़ा अफोर्ड करते हैं, हमें गवर्नमेंट में ही जाना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पताल में जो सहूलियात हैं ये चंद बड़े शहरों के अलावा ऐसी नहीं है जिसके अंदर हम लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकें। जी, आदरणीय डॉक्टर अकबर अली जी ने जिस प्रकार से बताया, डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया के भीतर भी सरकारी अस्पताल मतलब केवल कॉमन मैन का, और बाकी को तो बस वही निजी अस्पताल में और प्राइवेट जगह ही जाना है। लेकिन हाँ, इजीली अवेलेबल हो
दोनों मुल्कों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की यही चाहत है कि हर व्यक्ति को बहुत इजीली ये उपलब्ध हो जाए, अवेलेबल हो जाए। यस डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नुमान जी प्लीज। बहुत शुक्रिया रवि। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी भारत के तरफ से। जी डॉक्टर साहब आप बात करें। हाँ जी, इसमें मैं बस कुछ चाहूंगी, भारत में जो अभी जो करंट सिनेरियो है वो भारत में कुछ बदलता दिख रहा है। जैसे अभी प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको काफी ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रही है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ के साथ बहुत तेजी से जो है ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो मैं कहूंगी डिस्पैरिटी, जैसे पुराने टाइम में आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले होता था, वैसा अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना खराब जो मैं खुद जो मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं खुद एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, इतनी बुरी कंडीशन अब नहीं है। धीरे धीरे समय बदल रहा है, फैसिलिटीज बेटर आ रही हैं, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है लगाए जा रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट टेस्ट हो रहे हैं। आप कोविड टेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास जैसे प्री कोविड एरा में हमारे पास सिर्फ एक लैब थी जो टेस्टिंग कर रही थी। आज के दिन 1400 से ज्यादा लैब जो है पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश की गई है। टेस्टिंग जो 300 तक हो रही थी पहले, अभी मतलब 8 लाख तक के कोविड जो पेशेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग हम प्रतिदिन कर पा रहे हैं। तो चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, मगर स्थिति उतनी भी खराब नहीं है जैसे पहले होती थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर अकबर अली साहब ने जहां पाकिस्तान में सेहत के मसाइल के हवाले से बताया, वहाँ खूबसूरती के साथ डेवलपमेंट के हवाले से और जो आम आदमी को सेहत के हवाले से सहूलियात मैसर हैं उनको भी बहुत खूबसूरती से बयान किया है। मैं डॉक्टर रेशो खंडेलवाल साहब के पास जाऊंगा, उनसे और पूछूंगा, डॉक्टर साहबा कोविड-19 ये जब से आया है पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया, तो हमने इस सेशन के स्टार्ट में जो है ये भी बात कर ली कि इंडिया में और पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या हुई सेहत के हवाले से। इसके बाद हमने आम आदमी के मसाइल की भी बात कर ली। तो मैं चाहूंगा मेडिकल फील्ड के हवाले से मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे। कोविड ने, आप नहीं समझती कि मेडिकल फील्ड को एक्सपोज करके रख दिया है? कोविड जब स्टार्ट में आया तो हर मुल्क की मेडिकल जो है वो डॉक्टर्स ने अपने अपने नुस्खे ईजाद करना शुरू कर दिए। तो आप क्या समझती हैं कि जहां कोविड ने हर फील्ड में एक नई जिद्दत लेके आया है, मेडिकल फील्ड में क्या समझती हैं? अभी आम आदमी की बात नहीं हो रही, रियासत की बात नहीं हो रही, मेडिकल फील्ड की सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, आप चूंकि मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं, आप क्या समझती हैं किस चीज में हम लैग कर रहे हैं? पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, किस चीज की हमें जरूरत है मेडिकल फील्ड को मजीद इम्प्रूव करने में? जी मोहतरमा। देखिए, ये जो विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के नाम से जिसे हम जान रहे हैं, इससे अभी हर इंसान, हर कोविड वॉरियर, हर देशवासी डट के मुकाबला कर रहा है और इसे जीतने की कोशिश कर रहा है। मगर अगर हम देखें तो विदाउट अ वैक्सीन इससे हम कुछ बहुत ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट हम कोई विक्ट्री अगर सोचे तो वो हमें मिलेगी नहीं। दूसरी जो चीज, मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगी। जो भारत में जो कल तक के आंकड़े हैं, मैंने आंकड़े नोट किए थे, तो अभी तक भारत में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें से 46 लाख लोग जो हैं वो अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं, और जो 36 लाख लोग हैं उनसे ज्यादा की रिकवरी हुई है। तो रिकवरी रेट इस वक्त भारत में 78% है, जो कि अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो रिकवरी रेट इट इज वेरी गुड। और जो डेथ है वो अभी तक 77,000 हुई है। तो जो ये कंडीशन है, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हम सिर्फ इससे लड़ सकते हैं। जो 2 गज की दूरी, जो कुछ छोटे छोटे नियम बनाए, जैसे कि 2 गज की दूरी और मास्क यूज करना, सैनिटाइजेशन करना, जो हमारे भारतीय हैं उन्होंने जो इन सभी का उपयोग अभी स्वीकृत कर लिया है। तो धीरे धीरे हम इसको अपने रूटीन में ला रहे हैं, इन सभी प्रिवेंटिव मेजर्स को। बहुत जो ग्रेट इलाज अगर हम कहें कि इसका कोई औषध आ जाए, इसकी कोई मेडिसिन आ जाए या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट आ जाए, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी बार बार इसी को बढ़ावा देने, इसका प्रोत्साहन कर। दूसरा, एक अगर
हम इसमें कुछ सक्सेस पा लें अगर, तो हम विश्व को इसमें कुछ मतलब हेल्प दे सकते हैं। मगर अभी अगर करंट सिनेरियो देख तो प्रिवेंशन इज वेरी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा ने रिकवरी रेट के हवाले से बताया और ये एक अच्छा साइन है कि रिकवरी रेट इंडिया में काफ़ी बेहतर होता जा रहा है और टेस्टिंग की स्पीड भी गवर्नमेंट की जानिब से बढ़ा दी गई है। तो पाकिस्तान के हवाले से बता दूं तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह इस हवाले से काफ़ी बेहतर इकदाम किए हैं और कोविड को अगर ये कहा जाए कि तकरीबन हम शिकस्त दे चुके हैं तो ये गलत ना होगा। तो मैं अब इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह भारत में भी बहुत जल्द जो है कोविड फ्री भारत के जो है एक स्लोगन स्टार्ट होगा, बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं। तो मैं अब रवि शुक्ला साहब के पास चलूंगा ताकि वो प्रोसीड कर सकें इस बात। जी जी नुमान शुक्रिया। डॉक्टर अकबर अली जी, जो सवाल अभी नुमान जी ने डॉक्टर रेशू जी से पूछा था, सवाल तकरीबन मेरा भी वही था अगला। और सवाल ये है कि पाकिस्तान में, जैसा कि चर्चा से पहले भी आप बता रहे थे कि हमने यानी पाकिस्तान में तकरीबन आप लोगों ने शिकस्त दे दी है कोरोना को, और एक नए तरीके से आप लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्या खास हुआ है, ऐसा क्या स्पेशल हुआ है कोरोना के इस पीरियड में कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई को लड़ करके उस पर जीत पाने की या जीत पाने की तरफ आगे बढ़ रही है? ऐसी क्या खास बातें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया। उसमें ऐसा है जी कि आवाज आ रही है ना आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही, जी सर, जी सर। अच्छा, ऐसे है जी कि इन मार्च 2020 फर्स्ट क्वारंटाइन जो पहला करंटीना बनाया गया, इट वाज इन डीजी खान इन माय एरिया, डेरा गाजी खान, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने उस करंटीना को बनाया, बिकॉज द हेल्थ एडवाइजर बिलोंग्स टू माय एरिया एंड ही इज लाइक अ शायद डॉक्टर साहब की जानिब कनेक्टिविटी का इशू हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रेशू साहिबा की जानिब हम चलते हैं ताकि जब तक डॉक्टर साहिबा नहीं आती तो हम डॉक्टर साहिबा से ही सवाल पूछें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक हमारे एक ऑडियंस में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछ रहे हैं कि आप इंडिया में मेडिसिन के हवाले से क्या फ्यूचर देख रही हैं एज कम्पेयर टू सो कॉल्ड डेवलपमेंट कंट्रीज? तब तक आप बता दें जब तक डॉक्टर अकबर अली साहब हमें ज्वाइन नहीं करते। जी डॉक्टर साहिबा। भारत में मेडिसिन का जो मैं फ्यूचर देखती हूँ वो बहुत ही ब्राइट देख रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो तकनीकें हैं वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उससे अभी इंडिया में आ रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो इंडिया से बाहर जाते थे बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए, बहुत प्रोसीजर्स सीखने के लिए, वो सारे प्रोसीजर्स अभी इंडिया में ही अवेलेबल है। और रिसर्च जो मैं कहूँ साइंटिफिक रिसर्च, तो अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं they are all coming up in the research work in which India might contribute in a very big way. So more than that, we have a lot of foreign investors coming in. और जो मैं मेडिसिन का फ्यूचर देखती हूँ भारत और विदेशी जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में, तो इंडिया फॉर श्योर हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। इंडिया हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। हम भी इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह जो है इंडिया सेहत के हवाले से इंशाल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट करेगा। अगर रवि साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब। नुमान, बिल्कुल आपके पास पूरा अधिकार और हक है। आप बिल्कुल अभी जब तक डॉक्टर अकबर अली जी नहीं आते हैं आप बिल्कुल सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया रवि शुक्ला साहब, मैं हमेशा आपसे इसी किस्म के रवैये की उम्मीद रखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या इसका प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए, अभी एक हमारे ऑडियंस में से किसी ने सवाल पूछा था, वो पाकिस्तान की बात हो चाहे वो भारत की बात हो,
चाहे वो दूसरी दुनिया की बात हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से आप क्या समझती हैं? एक आम आदमी को जो सेहत की सहूलियात हैं वो क्या उस खर्च पे मिलती हैं जिस खर्च पे गवर्नमेंट उनको दे सकती है? और आप क्या समझती हैं प्राइवेट सेक्टर को देख के गवर्नमेंट थोड़ा यानी रिलैक्सेशन में नहीं चली जाती कि प्राइवेट सेक्टर वाले सेहत की सहूलियात दे रहे हैं तो हमें ज्यादा इकदाम नहीं उठाने चाहिए? मैं सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी दुनिया की भी बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को आप कैसे देखती हैं? ये ज्यादा इनको यानी छूट देनी चाहिए मुल्क में या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी देखिए, अगर हम सामान्य आम आदमी की बात करें तो मनी जो पैसा है वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए मनी आ जाता है। तो इसके लिए जो कुछ साल पहले तक थोड़ी कंप्लेसेंसी थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो उतना प्रगति नहीं दिख रहा था, धीरे धीरे वो चीज चेंज हो रही है। बट आज भी मैं कहती हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेहतर इलाज है वो दिया जाता है। बट इसमें भी अब थोड़ी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं गार्ड कर रही है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। और जो बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जैसे जो मैंने इंश्योरेंस स्कीम्स बताई, जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम्स है, उसका जो फायदा है वो आम आदमी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो ये सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जैसे ईएसआई की स्कीम हो गई है, सीजीएचएस की स्कीम हो गई है, इसमें ना सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन बल्कि ओपीडी विजिट सब कुछ कवर्ड है। तो पूरी चीज को पूरे इस ये पिक्चर खोलने में कुछ टाइम तो डेफिनेटली लगेगा, मगर मैं देख रही हूँ इसमें चेंजेस होते देख रही हूँ। इसमें चेंजेस होती देख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है जी। पाकिस्तान हो चाहे दूसरी दुनिया हो, हम इंसानियत के नाते हमारा यही फर्ज है कि आम आदमी तक जितनी भी सेहत की सहूलियात पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। रवि शुक्ला साहब, आप डॉक्टर साहब देखें कि उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है कि नहीं किया। नुमान, मेरा पूरा ख्याल है, पूरा ध्यान है कि डॉक्टर साहब आ जाएं, लेकिन अभी तक वे आए नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं उन पर ध्यान रखा हूं। आप अपना सिलसिला जारी रखें, आप दोनों बातचीत करते रहें जी। बहुत शुक्रिया रवि शुक्ला साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बता दीजिए, ये अच्छी बात है कि मुझे ज्यादा सवाल करने का मौका मिलता है ताकि दोनों ममालिक के जो अवाम हो वो ज्यादा से ज्यादा सेहत के हवाले से जो है उन तक बातें पहुंच सके। अच्छा डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी, और यकीनन मुझे यकीन है कि इंडिया में भी ये चीज हुई होगी, कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है तो डॉक्टर्स ने, मेडिकल फील्ड के जो हमारे हीरो हैं, उन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी देना शुरू कर दी थी। काफी डॉक्टर्स ने अपनी कर दी ताकि उनकी सर्विसेज जो हैं वो घर बैठे भी हासिल की जा सके। तो मेरा आपसे सवाल ये है, कोविड-19 के बाद भारत में मेडिकल फील्ड के जो हीरोज हैं यानी डॉक्टर्स, उन्होंने आम आदमी तक ऑनलाइन फैसिलिटीज सेहत के हवाले से वो किस हद तक उन्होंने कदम बढ़ाया है और किस हद तक उनको एकोमोडेट किया है? जी डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल जी, देखिए आजकल हम टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन ही कर रहे हैं। सिर्फ जो बहुत ही बीमार मरीज हैं, जिन्हें की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या जिसे कोई इंटरवेंशन की जरूरत है, उन्हें हॉस्पिटल में बुलाया जा रहा है। बाकी सब कुछ ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, इसी के थ्रू हम जो हमारे सारे पेशेंट्स हैं उनसे टच में है। और हम पेशेंट्स को भी यही सलाह देते हैं और उनको प्रिवेंटिव जो मेजर्स है, जो इस बीमारी से बचने के जो भी तरीके हैं, उस पे उनको हम ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली एक मेंटल ये ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है, जो एक एंजाइटी क्रिएट कर रहा है सबके मन में कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए भी हमें जो है उनकी मानसिक हेल्थ के लिए उनको बहुत ज्यादा काउंसलिंग करना पड़ता है। तो टेलीमेडिसिन और ये जो वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, ये अभी इस वक्त इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये भी बता दीजिए, अगर रवि साहब ने मुझे आज मौका दे दिया है तो मैं उसको फुल यानी इसको अवेल करना चाहता हूँ। ये मुझे आम आदमी जो है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे बाकी दुनिया में हो, कोविड ने झंझोड़ के रख दिया है सबको, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, कैसे इससे फाइट की जाए। तो इस समस्या में, इस परेशानी की सूरत हाल में आप आम आदमी को, चूंकि आप मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं, आम आदमी को क्या सजेशंस देंगी जो परेशान है? डर तो है, डर तो आप में भी है, डर हम में भी है, डर बाकी दुनिया में जो लोग रह रहे हैं कोविड से सब डर रहे हैं, तो हौसला कैसे देंगी? क्योंकि ये वक्त हौसला देने का है,
और जब एक मेडिकल फील्ड से वाबस्ता कोई मसीहा हौसला देता है तो उसका ज्यादा असर होता है। जी डॉक्टर साहबा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं अगेन एक ही बात को फिर से बोलना चाहूंगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आपके घर पे अभी तक कोई भी कोविड की ग्रस्त में नहीं आया है तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, जो 2 गज की दूरी है उसको बनाए रखें, क्राउडिंग नहीं करें कहीं पे भी, अगर खांसते या छींकते हैं तो अपना मुंह कवर करके रखें, और सैनिटाइजेशन इस पे जो है ज्यादा फोकस किया जाए इस चीज पे। तो अभी क्राउडिंग अवॉइड करनी है, घर से बाहर मत निकलिए, अगर घर से बाहर आपका कुछ भी जरूरी काम नहीं है, ट्रैवलिंग अवॉइड करिए, अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल तो बिल्कुल भी मत करिए अभी। और इन केस आपके घर पे कोई कोविड से ग्रस्त हो जाता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो रिकवरी रेट है, जो हमने नोट किया है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो उसके लिए हमें आइसोलेशन जिसे कहते हैं, आइसोलेशन के जो मेजर्स हैं कि खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर लें, अपने दूसरे परिवार वालों से कांटेक्ट में ना आए, स्पेशली जो आपके घर में कुछ ज्यादा एज के, जो ओल्ड एज जो वाले जो आपके मेंबर्स हैं, उनका आप खास ख्याल रखें। और 2 से 3 हफ्ते में जो हम उम्मीद रखते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में आप इसमें बेटर हो जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पे जो हमारा मेजरिंग क्राइटेरिया जिसे आप कह लें कि सांस लेने में तकलीफ होती है, और आजकल सभी के पास एक पल्स ऑक्सीमीटर करके एक डिवाइस है, वो बहुत लोगों के पास आजकल अवेलेबल है। तो उसमें अगर आपका सैचुरेशन जो है, जो आपके रक्त में, आपके सांस में जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, जो लेवल है, अगर वो लो जाता है तो आपको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है और आपको अर्जेंट मेडिकल केयर की जरूरत है। तो अगर बिगर पिक्चर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इससे रिकवर हो रहे हैं, इससे ग्रस्त हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और मैं आम जो आदमी हैं और आम इंसान जो है दोनों ममालिक के या बाकी दुनिया में रहने वाले, खुदारा डॉक्टर साहब के मैसेज को सीरियस लें। ये सिर्फ एक बंदे की फलाह का मैसेज नहीं है, बल्कि ये जो बाकी जो क्राउड है जो आपसे इफेक्ट हो सकता है, उसको बचाने के लिए भी आप अगर इन प्रिकॉशंस को इन पे अमल करेंगे तो उनकी भी सेफ्टी होगी। जी रवि शुक्ला साहब, डॉक्टर अकबर अली साहब हमें फोन कर चुके हैं, मैं चाहूंगा आप उनसे सवाल पूछें। नुमान बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकबर साहब, आपके साथ शायद तकनीकी दिक्कत हो गई थी। सो नुमान साहब, सबसे पहले अकबर साहब, मैं चाहूंगा कि जो जहां आप रुक गए थे आप उस बात को जरूर पूरा करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है कि पाकिस्तान में ऐसे कौन सी खास बातें हुई हैं कोरोना को लेकर के, यदि उसमें से कोई एक चीज भी निकल करके शायद हमारे लिए बेहतर रही तो शायद उसे एप्लीकेबल किया जा सके। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। रादर आई एम वेरी थैंकफुल, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अच्छा, इसमें कोरोना जो है इसके 2 पहलू हैं, 2 हम इसको एस्पेक्ट से देख रहे हैं, खसूसन मैं एक बहैसियत इसकी तमाम प्लानिंग में शामिल होने के और एज अ ट्रीटिंग फिजिशियन, और दूसरा चूंकि मैंने और मेरी फैमिली ने इसको खुद सफ़र किया है तो इसकी फीलिंग्स और इसके तमाम तर सिम्टम्स और उससे जुड़े खौफ, उसको भी मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा कि इन मार्च 2020 में जिस वक्त हमने पहला करंतना इसके लिए बनाया, वो मेरे इलाके में था, डेरा गाजी खान में। तो ये ईरानी ज़ायरीन थे जो अहले तशी हमारा एक मसलक है, तो उसके जो लोग अपनी मजहबी इबादत के लिए ईरान और फिर इराक जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तो बुनियादी तौर पर वहाँ से हमें कुछ केसेस मिले और ये वहीं पर बॉर्डर पर इनकी स्क्रीनिंग कुछ हुई और वहाँ पर अलामात थी और उनकी स्क्रीनिंग की गई तो कुछ पॉजिटिव थे। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये तय किया कि इसके लिए करंतना बनाया जाए। मेरी ज़ाती राय थोड़ी सी मुख्तलिफ थी और आज पूरी दुनिया इस पर पहुंच रही है, जैसे डॉक्टर साहबा भी अभी फरमा रही थी कि करंटाइन से होम आइसोलेशन जो है इट इज़ मच बेटर। जो करंटीना है या क्वारंटाइन है दैट इज़ फॉर ह्यूज मैसेज आइसोलेशन, कि एक बड़ी तादाद में लोगों को जिन पर आपको शक हो या पॉजिटिव केसेस, उनको आप एक जगह से आबादी से अलहदा कर दें। और आइसोलेशन दोनों तरीके से हो सकती है, इसमें पर्सनल आइसोलेशन भी हो सकती है, होम आइसोलेशन भी हो सकती है। तो एनी हाउ जो पॉलिसी बनी वो करंटीना या क्वारंटाइन की थी।
तो उसके अंदर जो पॉजिटिव केस या जो हमें थोड़े से मशकूक केस, सपोज्ड केसेस मिलते थे, हम उनको हमने मुख्तलिफ क्वारंटाइंस बनाए और वहां पर रखा और उधर हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग से जो पॉजिटिव निकलते गए उनको अलहदा बिल्डिंग्स में शिफ्ट करते गए और जो नेगेटिव थे उनको हमने फिर उसी बिल्डिंग में रख के 2 हफ्ते के लिए इंतजार किया कि अगर इनके बाद दोबारा टेस्टिंग करते हैं और अगर इनमें से कोई पॉजिटिव निकल आता है तो उसको उधर भेज देंगे, वगरना घर भेज देंगे। और घर के अंदर फिर हमने जो लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी उनको इन्फॉर्म करना था कि वो उसको फॉलो अप देंगे। दैट वाज द पॉलिसी इन द इनिशियल स्टेजेस। अच्छा, उसमें कोरोना के बारे में जैसे नोमान साहब भी बात कर रहे थे, 2 चीजों को पहले समझ लें। नंबर 1, ये नई चीज है, हमें मेडिकल में कतन नहीं पढ़ाई गई, कोई इसके रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, इसलिए हर डॉक्टर ने अपना नुस्खा बनाया। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे ही हुआ है और तकरीबन हर जगह पर हुआ है कि हमने जो मुमकिन था वो किया, अपनी गलतियों से सीखा और फिर ज्यादा बेहतर होते गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अगले मरहले के अंदर इट वाज जस्ट लाइक अ पेंडेमिक। देखें, पेंडेमिक और इंडेमिक में थोड़ा सा फर्क है। इंडेमिक लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी बट नॉट एवरीबॉडी। पेंडेमिक एज पर रूल एवरीबॉडी हैज टू बी एक्सपोज्ड, ठीक है, चाहे उसके अंदर साइन सिम्टम्स आए या ना आए, बट ही हैज टू बी एक्सपोज्ड, उसको उसका सामना करना है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ पेंडेमिक। जो मुझे लग रहा है कम से कम एक मखसूस रीजन में इट इज राउंड अबाउट पॉपुलेशन ऑफ 2.5 मिलियन, तो इसमें वी सफर्ड कि इनमें टेस्टिंग हम लोग एक बहुत बड़ी नहीं कर सके। हमारी जो पॉलिसी थी टेस्टिंग की, दैट वाज कंटैक्टिंग एंड ट्रेसिंग, कि जो कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव हुआ उसको जो कंटेक्ट्स थे उसके जितने जितने लोगों के साथ उसका राब्ता रहा वो उनको हमने ट्रेस किया और उनके हमने टेस्ट किए। हमने हैप्पीज़र टेस्ट नहीं किए, हमने हॉटस्पॉट टेस्टिंग नहीं की और हमने इन जनरल टेस्टिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं की कि किसी तरीके के साथ पॉजिटिव आए लोग, चाहे वो ईरान से आए, वेस्टर्न कंट्री से आए, गल्फ से आए या हमारा लोकल स्प्रेड था, तो जो पॉजिटिव हुए उनकी हमने कंटैक्ट ट्रेसिंग की और उनके टेस्ट किए। उनमें से फिर जो पॉजिटिव होते गए हमने उनको क्वारंटाइन किया। कुछ ही अरसे में हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि जो क्वारंटाइन है दैट इज नॉट द आंसर। इसमें हमारे पास 2 मुश्किलात थी। एक मुश्किल ये थी कि टेस्ट नेगेटिव डजंट मीन ही इज अ नेगेटिव। हो सकता है टेस्ट लेने का तरीका ठीक ना हो, क्योंकि ये ज्यादातर पीसीआर टेस्ट हमने किया तो नेजोफेरेंक्स से भी किया और ओरोफेरेंक्स से भी किया, नाक से भी लिया और मुंह से भी लिया। नेजोफेरेंक्स का जो रेशो थी इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन थोड़ा पेनफुल था, इसलिए ओरोफेरेंक्स से भी हमने इसको किया, मुंह के आखिरी हिस्से से भी लिया। अच्छा, दैट डजंट मीन कि ही इज अ नेगेटिव। पॉजिटिव होने का मतलब तो पॉजिटिव ही है कि उसमें तो गलती का चांस नहीं है पीसीआर में, लेकिन नेगेटिव होने का कतन मतलब ये नहीं था कि वो नेगेटिव ही है, ही कैन बी पॉजिटिव। हमारा मे बी के टेस्ट लेने का तरीका ठीक नहीं है, या वो लेटेंट पीरियड के अंदर है अभी, या इंक्यूबेटरी पीरियड के अंदर है। अगर हम उसको उस वक्त भेज दें तो वो घर जाकर 6 लोगों को या 10-20 लोगों को और को इफेक्ट कर सकता था। तो हमने होम आइसोलेशन अडॉप्ट किया कि जो पॉजिटिव केस मिलता गया हमने उनको घरों में आइसोलेट किया और उनको समझाया। काउंसलिंग ने एक शानदार काम किया है यहाँ पर, बहुत शानदार काम जिसने किया है दैट वाज काउंसलिंग। इसमें मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार किया, दोनों चारों किस्म के मीडिया ने, उसमें सोशल मीडिया भी था, उसमें प्रिंट मीडिया भी था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था और उसमें तमाम तरह के मीडिया ने खसूसन जो मास लेवल के ऊपर लोगों को एजुकेट किया। वी विल बी वेरी थैंकफुल फॉर देम फॉर होल ऑफ आवर लाइफ। दूसरे मरहले के अंदर अच्छा, एक बहुत बड़ा किरदार हमारी जो मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने टोन्स ही सबकी चेंज कर दी और टोन्स में उन्होंने बजाय के कोई गाने चले वहां पर या कुछ चले, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस अबाउट द कोरोना थी वो अडॉप्ट कर ली। उससे तकरीबन हर शख्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ। फिर एक फेज आया, दिस फेज वाज इन जुलाई, जून एंड जुलाई। अच्छा, इसके अंदर खसूसन
2 डिविजन्स में, वन इज माई डिवीजन डेरा गाजी खान एंड नियर बाई मुल्तान डिवीजन. मुल्तान डिवीजन इज अ वेरी बिग डिवीजन. अच्छा, इन दोनों में इट वाज ट्रूली एन पेंडेमिक कि हमने खौफ के मारे टेस्ट भी नहीं कराए. डॉक्टर्स ने तो कराए, लेकिन आम लोगों ने खौफ के मारे नहीं कराए. लेकिन वो तमाम तर अलामात जो उस वक्त तक एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोग कर चुके थे कि ये इसकी अलामात वाकई हैं, वो एक वबा की तरह तकरीबन हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो उसमें मुब्तला हो चुका. तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हार्ड इम्यूनिटी, कि एक नेचुरल डिजीज है, उसके खिलाफ नेचुरली बंदा एक्सपोज हो गया और नेचुरली रिकवर कर गया. देयर इज नो रोल ऑफ मेडिसिन और एनीथिंग. मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में खसूसन जो इसके खिलाफ ये पूरी लड़ाई में कामयाबी हासिल हुई है किसी हद तक, इसमें हार्ड इम्यूनिटी का रोल ज्यादा है. अच्छा, लॉकडाउन दैट वाज अनदर प्रॉब्लम. देखें, वेस्टर्न कंट्रीज लॉकडाउन या गल्फ वाले बड़े सुकून से ऐसे कर सकते थे कि ना वो इंडिया थे ना पाकिस्तान थे. उनके पास अपने लोगों को फीडिंग के लिए फूड भी थी और उनको शेल्टर्स देने के लिए सारा कुछ था. हमारे पास नहीं है. वट एवर वी क्लेम, हमारे पास नहीं है ये चीजें. तो सिलेक्टिव लॉकडाउन पॉलिसी वाज एन बेटर ऑप्शन कि हम लोगों को थोड़ा दूर दूर रखें, तालीमी इदारे बंद कर दें या ऐसे इदारे जहां पर लोग बड़े करीब आते हैं उनको हमने क्लोज किया. कारोबार को हमने एक मखसूस हद तक इजाजत दी और उस तरीके के साथ किसी हद तक हमने इस पर काबू पा लिया. मैंने इसको फेस किया, सफर किया. जब मेरा टेस्ट हुआ तो उस वक्त तक मेरी अलामात बहुत कम हो चुकी थी बिकॉज आई वाज मच बिजी अबाउट 2 ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हु वर सीरियस. लेकिन हमने उनको हॉस्पिटल कतन शिफ्ट नहीं किया. हमें एडवांटेज ये था कि फैमिली में मल्टीपल डॉक्टर्स थे, तो हमने एक रूम के अंदर ही उनको रखा और वहां पर हाई ऑक्सीजन फ्लो जो थेरेपी है उसकी सारी मशीनें प्लस डिफरेंट किस्म के मॉनिटर्स हमने वहीं पर अवेल करके वहीं पर उनको ट्रीट कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिकवरी हुई. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये खौफनाक चीज नहीं थी. यानी वी लॉस्ट 2 ऑफ आवर वेरी सीनियर डॉक्टर्स हियर और राउंड अबाउट इन माय डिस्ट्रिक्ट 142 डॉक्टर्स वर इफेक्टेड फ्रॉम दिस कोरोना और उनमें से तकरीबन 11-12 लोग सीरियस हुए और 2 तो अल्लाह को प्यारे हो गए. अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. अल्लाह ताला उनको, आई कॉल देम शहीद एंड मार्टायर्ड बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर देयर पीपल, for the safety and betterment health of their people. तो it was a big thing. लेकिन कोई ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड या ऐसा ट्रीटमेंट मॉड्यूल या समथिंग एल्स जिसको हम कह सकें कि हमने अपनाया और कामयाबी हासिल कर ली, ऐसा कुछ नहीं था. मुझे ये लगता है कि इट डिपेंड्स अपॉन हार्ड इम्यूनिटी डेवलप, कि ये हार्ड इम्यूनिटी जो थी इसकी वजह से डेवलपमेंट हुई, इसकी वजह से डेवलपमेंट. लेकिन हार्ड इम्यूनिटी का एक प्रॉब्लम है. देखें, अभी तक एस्टिमेटेड डेथ रेशो जो कोरोना से है दैट इज 2 to 3%. अब 2 to 3% का मतलब ये है कि अगर 22 करोड़ आबादी पाकिस्तान की या 24 करोड़ आबादी कोरोना से इफेक्ट 2% लोगों की एक्सपायरी होती है, इसका सीधा मतलब 48 लाख लोग हैं. और अगर हम इसको इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर जाके अप्लाई करें हैं तो इट विल रीच अ वेरी यानी हिलोरियस फिगर. तो अल्लाह ना करे ऐसा हो. अल्लाह ताला सब और बड़ी अच्छी सेहत के साथ इस वबा से और इस एंडेमिक पेंडेमिक डिजीज से हमें निजात दिलाए. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और इंसान की सेहत बड़ी अहम है. तो नथिंग इज वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड. और सबसे ज्यादा जो मैंने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज में खसूसन जो एक्सपायरी हुई है, आई वाज कीनली इंटरेस्टेड विद दिस कोरोना फ्रॉम द फर्स्ट डे. प्रॉब्लम 3 हुई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ रेशो हुई. शुरू में, अब उतनी नहीं है कि ये नई थी, हमें पता नहीं था कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स क्या करने हैं, पॉलिसी स्टैंडर्ड्स क्या रखने हैं, इसलिए हमसे बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ कि डेथ रेशो ज्यादा हुई. नंबर 2, बूढ़े लोगों की तादाद, उनमें कोमॉर्बिड ऑलरेडी हैं वो, उनमें ऐसे चीजें जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और मुख्तलिफ किडनी डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीजेज है, दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट.
तो इस वजह से एक्सपायरी रेट ज्यादा हुआ। और पाकिस्तान में भी शुरू में जो एक्सपायरी रेट ज्यादा हुआ वो हमारे सूबा केपीके में था, प्रोविंशियल ऑफ केपीके में, और उसकी वजह ये थी कि ओल्ड पीपल आर मोर देयर देन इन पंजाब, तो उनका एक्सपायरी रेट ज्यादा हुआ। तो नथिंग वाज गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन आज इन सितंबर 2020 वी आर इन अ डिफरेंट स्टेटस कि हमें बीमारी भी बड़ी हद तक समझ आ गई है, बड़ी हद तक हम इसको मॉड्यूल को भी समझ गए हैं, हम इसकी स्ट्रेटजी को भी समझ गए हैं। दैट इज द रीजन कि जी नॉट इन अ सेफ जोन व्हेन यूर ऑल नेबरर्स आर इफेक्टेड। कि इंडिया के अंदर वन डे के अंदर 80,000 केसेस जो हैं न्यूली डायग्नोज होते हैं वन डे में। अफगानिस्तान में 30,000 वहां पर न्यूली केस डायग्नोज होते हैं। चाइना के अंदर इसकी एक नई पीक का खतरा है। तो हाउ कैन द पाकिस्तान बी सेफ इन दैट सिचुएशन? इट इज नॉट पॉसिबल। वी आर अडॉप्टिंग ऑल द मेजर्स कि जो जिससे हम लोग बच सकें। लेकिन आज डॉक्टर्स भी, पेशेंट वेल एजुकेट हो चुका है, बड़ा अच्छा उसके जहन के अंदर इसके बारे में जो सेफ्टी मेजर्स हैं ही इज अडॉप्टिंग। और काफी हद तक वी होप के गॉड फॉरबिड के कोई बड़ा सानिया कोई बड़ी चीज नहीं होगी इंशाल्लाह। जी 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 धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर अकबर जी। डॉक्टर अकबर अली जी ने 3 चीजें बहुत खास बताई। नंबर 1 कि वहां पर मीडिया ने बहुत अच्छा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चारों प्रकार के मीडिया हो, उन्होंने काउंसलिंग का पार्ट बताया। और लॉकडाउन, उन्होंने लॉकडाउन का जो जिक्र किया, यकीनन जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पर फीडिंग के लिए, सेविंग के लिए सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, पर भारत और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां पर रोज हमें एक कुआं खोदना है तभी पानी मिलेगा। मैं डॉक्टर अकबर अली जी अंतिम सवाल आपसे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन आपसे पूछना चाहूंगा, और एक दर्शक, एक व्यूअर की तरफ से आया हुआ है। हाउ डू यू सी ओरिजिनल रिसर्च इन बोथ कंट्रीज? व्हाई डोंट वी सी मेनी इनोवेटिव ड्रग्स कमिंग फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट रीजन? कैन आई रिपीट? अच्छा जी जी नहीं, मुझे समझ आ गई। आप रिसर्च एरिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, यस सर, यस सर। हाउ डू यू सी ओरिजिनल रिसर्च इन बोथ कंट्रीज? या इट शुड बी। देखते हैं रिसर्च जो है ना वो कभी ये होती है डिफरेंट टाइप्स की ना। इसमें कुछ सिलेक्टेड होती हैं, कुछ इसके अंदर कंट्रोल्ड होती हैं, कुछ रैंडमाइज्ड होती हैं और कुछ कोलैबोरेटिव होती हैं। जैसे HIV, when I was working on HIV, I worked 6 years on HIV. एज एन HIV फिजिशियन मैं डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में भी गया और वहां पर मैंने इसकी जो एक लिथैलिटी जिसको हम कहते हैं कि जी हलाकत खैजी के मोज़ेम्बिक के अंदर मैंने एक गांव देखा जहां पर या बूढ़े बचे हुए थे या बच्चे बचे हुए थे, ऑल द डाइड। तो कोरोना जो है इसको आप बहुत इजी नहीं ले सकते क्योंकि नई रिसर्च ये साबित कर रही है कि ही इज डेवलपिंग अ न्यू जेनेटिक ट्रेट, कि ये अपनी शक्ल को बदल रहा है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसमें जैसे कहते हैं कि एक एक होता है और 2 11 होते हैं। तो नॉट ओनली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को ज्यादा मिलकर रिसर्च करने की जरूरत इस तरह है कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो फूड है और हमारा जो खसूसन अंडर डेवलप्ड स्टेटस है, ये हमें ज्यादा कंपेल करेगा कि हम मिलके अपनी रिसर्च करें और अपनी रिसर्च करके हम उस पर काम करें। अब आ जाता है मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में मैंने पिछले दिनों भी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था, इंडिया इज मच मोर फॉरवर्ड टू अस। कैसे? इंडिया के अंदर एक पॉलिसी बनी, अब उसका मुझे नाम याद नहीं है, मैडम शायद उसको बता सकें, मैडम ने काफी अच्छी तैयारी की हुई है, कि इंडिया ने ये पॉलिसी बनाई फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी और ट्रेड नेम से ड्रग को सेल करेगी, मेडिसिन को, दैट फैक्ट्री आर लिमिटेड कंपनी इज बाउंड टू प्रोड्यूस इट्स रॉ मटेरियल बाय देमसेल्फ इन 5 years। 5 years का उनको ग्रेस पीरियड दिया और 5 years के बाद उन्होंने कहा जी कि रॉ मटेरियल आप लोग बनाएं, आप बाहर से नहीं मंगवा सकेंगे।
पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में रादर मैं फार्मास्यूटिकल को हमेशा पैकिंग इंडस्ट्री कहता होता हूँ कि एक ड्रम मंगवा लिया रॉ मटेरियल के नाम पे, रादर इट इज अ प्योर फॉर्म, और जस्ट उसको ब्लिस्टर या एलो पैक, टैबलेट इनटू टैबलेट पैकिंग करके और इंजेक्शन पैक करके और मार्केट फेंक दिया। हमारे पास रॉ मटेरियल है ही नहीं, ठीक है। जिस वक्त मैं HIV में काम कर रहा था, पहले 2 साल हमारे पास जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी थी HIV की, एड्स की, दैट वाज कमिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड, एंड आफ्टर 2 years इट वाज कमिंग फ्रॉम इंडिया। एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन जो हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, देखें इट इज द मोस्ट कि आप रिट्रोवायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोरोना इज नॉट अ रिट्रोवायरस, इट इज अ सिंपल DNA वायरस, और बड़ा सिंपल वायरस है। इसका डेंजरस थिंग जो है वो इसकी विरुलेंसी है कि बड़ी तेजी से फैलता है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, छींक मारेंगे, एरोजोल इन्फेक्शन से एक से दूसरे को लग जाएगी। सरफेस जो इसकी सरफेस से, ये जो हम मुंह को लगा के हाथ को किसी चीज पे लगा दिया और वहां से किसी बंदे ने हाथ लगाया और मुंह को लगा लिया या नाक को लगा लिया या आंख को लगा लिया, ये 2% है और इसके फैलने के चांसेस बहुत कम है। तो ज्यादातर जाहिर है कि ये सांस से फैल रही है, लेकिन जो रेट्रोवायरस है ये ज्यादा छोटा है इस DNA वायरस से, और उसके खिलाफ मेडिसिन बनाना, जब हम ग्लोबल फंड राउंड 9 था, जिस वक्त यूनिसेफ ने इसके ऊपर काम किया, और मेडिसिन देखें इंडिया ने भी ग्लोबल फंड राउंड 9 से पैसे लिए, इमदाद ली टू ट्रीट द एड्स पेशेंट, एंड एट द सेम टाइम दे प्रोड्यूस्ड ARV बाय देमसेल्फ, कि ARV उन्होंने खुद बनाई। और हम आज भी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन इंडिया से आ रही है जो हम सरकारी दे रहे हैं बाय द यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ 3 चीजों पे काम कर रहा है ग्लोबल फंड जो है उसका, 1 इज ट्यूबरकुलोसिस, 1 इज मलेरिया एंड 1 इज HIV, ठीक। तो आज भी जो ATT आ रही है, एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यूनिसेफ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मेड इन इंडिया। ARV हम लोगों को दे रहे हैं फॉर द HIV ट्रीटमेंट, दैट इज मेड इन इंडिया, दैट इज बाय पॉलिसी। तो पॉलिसी मेकिंग इज द मेजर गोल्ड स्टैंडर्ड जिससे आप हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। कोरोना नई चीज है, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और उसके लिए डेफिनेटली अगर दोनों मुल्क मिलके काम करते हैं, एक और एक नहीं है ये, एक और एक 2 नहीं होंगे, ये एक और एक 11 हो जाएंगे। वी कैन गेट वेरी नाइस एंड वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट प्रपोजल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये बड़ी अच्छी एक प्रपोजल दी। जी डॉक्टर अकबर अली, आपने जो बात बताई है, सचमुच में यदि भारत और पाकिस्तान मिल करके एक साथ काम करते हैं तो एक और एक 2 नहीं होगा, बल्कि एक और एक 11 होगा। और जब एक और एक 11 होगा तो यकीनन एक नया संदेश जाएगा और एक नई सीख जाएगी कि हम मिल करके भी कुछ कर सकते हैं। जी नुमान जी, कोई सवाल और पूछना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में जहाँ कुछ खामियां बताई वहाँ पे खूबियां भी बताई। और होम आइसोलेशन, जैसे डॉक्टर रेशो साहिबा कह रही थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो डॉक्टर अकबर अली साहब ने भी यही बात की कि होम आइसोलेशन इज बेटर। और सिलेक्टिव लॉकडाउन के हवाले से भी बताया, मीडिया का रोल और टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उनका रोल भी बताया। मैं विश करूंगा कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान में जो ये लाहेमल अपनाया गया है उसी को यानी फॉलो करेंगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बात भी की कि हर्ड इम्यूनिटी वो शायद बेहतर थी पाकिस्तानी लोगों में, उसकी वजह से भी ये ज्यादा हम अच्छे तरीके से फाइट कर पाए। लेकिन फाइनली ये है कि इस कोविड-19 के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मॉड्यूल हम नहीं दे सकते कि इसको अपनाया जाए तो इसको खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल वही है जो रवि शुक्ला साहब ने किया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं और रवि शुक्ला ने जो एक आगाज किया है इसका पाकिस्तान भारत दोनों ममालिक में, और इन दोनों ममालिक के अवाम जो है उनको करीब करने के लिए, तो डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं क्या? मेरे ख्याल से वो मौजूद नहीं है हमारे साथ। उनका नेटवर्क जा चुका है। चलिए मैं डॉक्टर अकबर अली साहब से लास्ट अकबर अली साहब, अच्छा डॉक्टर अकबर अली साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त अपने शायद स्केड्यूल में से निकाला। मैं लास्ट आपसे ये सवाल पूछूंगा, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते आपका,
मुझे ये बता दीजिए, आप इस प्लेटफॉर्म के हवाले से जो मैंने और रवि शुक्ला ने स्टार्ट किया है, दोनों ममालिक की अवाम और मुख्तलिफ इशूज़ पे हम बात करते हैं, इसको बेहतर बनाने के हवाले से और कोई दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने के हवाले से कोई सजेशंस देना चाहें सर, कोई तनकीद करें, कोई प्यार भरा मैसेज देना चाहें? जी सर। आप मुझसे बात करें। अच्छा देखें, एक है ना बड़े मशहूर शायर फोत हो गए हैं, उस्ताद दामन। वो फरमाया करते थे कि तुहाडी अखियां दी लाली दसदी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। तकलीफें, सफरिंग्स, पेन्स ये मुश्तरका हैं। इंडिया का बंदा बीमार होगा, ये मुमकिन ही नहीं है कि उसका असर पाकिस्तानी पे ना हो। इसका सबसे ज्यादा पता चलता है जब ये दोनों ममालिक के लोग बाहर होते हैं अपने अपने ममालिक से। लाइक जब मैं गल्फ में काम कर रहा था तो एक दफा मुझे बुखार हो गया वहां पे। आई वॉज फीलिंग सम टाइप ऑफ फीवर, डायग्नोज नहीं हो रहा था कि वजह क्या है। एंड ऑल ऑफ माई इंडियन कुलीग्स एंड पाकिस्तानी कुलीग्स, जो आम हालत के अंदर शायद हम इतने क्लोज नहीं थे, उस वक्त वी वर मच क्लोज। All were coming with food and fruits and prayers and cards and all these things. ठीक, especially for the health and the basic necessities for the normal citizens of Pakistan and India. अगर हम एक दूसरे के लिए मिलकर काम नहीं करेंगे, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दें, स्ट्रेटजी मेकर्स को अपना काम करने दें, डोंट टच द जो आपके मुतनाज़ा एरियाज हैं या मुतनाज़ा आपके इश्यूज हैं, उसको आप छोड़ के भी तो हम मिलके काम कर सकते हैं ना, कि आप उनको उन लोगों पे छोड़ दें जो लोग इसको डील कर रहे हैं। बट हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग प्रोटोकॉल्स, लिविंग विद स्माइल, हरास वुमेन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, crimes against the children and education and so many topics are there जिस पर हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। जैसे आपका ये प्रोग्राम है, यानी आई एम मच इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल ऑफ यू पीपल कि ये जो हम मिलके बात कर रहे हैं, और ये आप लोगों की वजह से है कि आप लोगों ने इसको अरेंज किया, कि मैनी ऑफ पीपल वर लिसनिंग। कम अज कम हम चार तो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो उससे डेफिनेटली कि हम एक दूसरे का जो वर्जन है उसको समझ सकते हैं, एक दूसरे के तजर्बात से सीख सकते हैं, और एक दूसरे से भी सीख सकते हैं कि हमने ये नहीं करनी। और इससे अल्टीमेट जो फायदा होगा वो अवाम को होगा ना, जो हमारे अवाम है वो व्हाट वी कैन क्लेम, यानी we all people living in subcontinent and nearby, we all are poor people, and if the poor cannot feel the pains of poor, then who will feel? Rich people will never feel our pain. तो हमें मिलके एक दूसरे की हेल्प के साथ आगे काम करना है। कम अज कम उन चीजों पर तो हम आसानी से कर सकते हैं जो चीजों पर आसानी से हो सकता है। थैंक यू। मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक्चुअली नेटवर्क की वजह से, कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हुई, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। बस कुछ दो तीन चीजें कहना चाहूंगी। जो आप रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, रिसर्च जो कोरोना के लिए, जो आरएनए वायरस है, इसके लिए किसी भी रिसर्च को टाइम चाहिए होता है। अभी हमारे पास टाइम की कमी है, तो किसी भी दवाई को बनाने के लिए या किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए जो सबसे पहली प्राइम रिक्वायरमेंट है वो है टाइम, जिसके अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो अगर ये सोचा जाए कि भारत से या पाकिस्तान से या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कुछ इसका उपचार क्यों नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पे सभी वैज्ञानिक परस्पर लगे हुए हैं, निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि इसका कुछ इलाज निकाल पाए और कुछ रिसर्च का पॉजिटिव आउटकम दे पाए। की माजरत, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा सवाल दरअसल ये था, कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता था, पाकिस्तान और भारत, ये जैसे डॉक्टर अकबर जी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जब एक मुल्क में तकलीफ होती है एक मुल्क के किसी आम आदमी को, तो उसका एहसास जो है दूसरे मुल्क में भी एक आम आदमी को होता है। ठीक है, मैं सवाल ये करना चाहता था कि मेडिकल फील्ड ये एक दूसरे की, यानी पाकिस्तान भारत की और भारत पाकिस्तान की, सही है, ये इस बात को छोड़ दें कि हमारे सियासतदान क्या सोचते हैं,
या मुतनाज़े हम जो इशूज़ हैं उनको छेड़ते नहीं हैं। ये जो आम आदमी के सेहत के मसाइल हैं, आजकल तो आईटी में तो इंडिया ने काफ़ी माशाल्लाह तरक्की की है, अल्लाह मज़ीद इसको तरक्की दे। तो मैं ये चाह रहा था कि हम इन चीज़ों को यूज़ क्यों नहीं करते और एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में क्यों नहीं हैं? अगर और इसको हम मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन को? यानी मेडिकल फील्ड। हाँ जी, इसके लिए मैं बस एक ही चीज कहूंगी, भारत की और सभी भारतीयों की एक ही पॉलिसी रही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम इसी के चलते जो भारत में जो कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, इसको बहुत ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश विदेश से हमारे पास जो मरीज है वो आ रहे हैं, हम उन्हें बेहतर से बेहतर जो भी इलाज है वो मुहैया करा रहे हैं, कम से कम दर पे। और इस पे हम उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और क्वालिटी पे खासा, मतलब जो स्वास्थ्य कर्मचारी है और जो हमारी सरकार है, दोनों ही इसके ऊपर मतलब कंटिन्यूअसली दे आर वर्किंग। तो हमारी तरफ से वी आर वेलकमिंग एवरीवन विद ओपन हैंड्स एंड वी आर वेलकमिंग एवरीवन टू इंडिया। तो पाकिस्तान ही नहीं, हम बाकी सारे देशों को ओपनली इनवाइट करते हैं कि जितना भी हमसे हो पाएगा, हम सबका स्वास्थ्य, सबका विकास सब साथ में लेके चलें। यही बोलना चाहूँ। बहुत खूबसूरत बात की आपने भी, डॉक्टर अकबर अली साहब ने भी, और हम इसी बात की ही उम्मीद कर रहे थे। इंडिया का हमें अंदाजा है कि भारत में हर इंसान सिर्फ मोहब्बत की बात करता है, और इसी वजह से ही रवि शुक्ला और मैंने ये फैसला किया है कि हम इसको इंशाल्लाह बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, ब्रॉड एस्पेक्ट पे लेके जाएंगे। सबसे बड़ा लास्ट पे मैं ये, और मैंने और रवि शुक्ला ने जो एक इनिशिएटिव दिया है, इसमें रवि शुक्ला का भी उतना ही आता है जितना मैं इसमें यानी शामिल हूँ। तो मैं चाहूंगा लास्ट पे आप इस सेशन को बेहतर बनाने के हवाले से और दोनों ममालिक की अवाम में मजीद मोहब्बत को फैलाने के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, हमारे सेशन के हवाले से कोई तनकीद करना चाहें, हम उसको भी वेलकम करेंगे। हमें अच्छा लगेगा अगर वो बेहतरी के लिए होगी। तो नहीं, जो ये आपके सेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज किए, और हमें भी जो आपके देश के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करने का इससे मौका मिला है, और क्वेश्चंस का आंसर करने का मौका मिला है। और बहुत सारी जो मीडिया, जैसे आप कह रहे हैं, मीडिया तो बहुत सारी न्यूज डिस्टॉर्ट होकर भी हम तक पहुंचती है, तो हम एक्चुअल में जो जमीनी जो हालात हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं जान पाते। तो जो आपकी मुहिम है वो बहुत ही बेहतरीन मुहिम है, और मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे आज इस अपने शो में इंक्लूड किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस लास्ट में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं रवि शुक्ला के हवाले करता हूँ, वो काफ़ी देर से चुप हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मौका दिया है सवाल और बात करने का। मैं लास्ट पे आप दोनों हजरात का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ आप दोनों का कि आप दोनों ने अपनी मसरूफियात में से जो है मेरे और रवि शुक्ला के प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला, और दोनों ममालिक की आवाम को कोविड-19 के हवाले से हो चाहे दोनों ममालिक में डेवलपमेंट के हवाले से हो, बहुत मुफीद मालूमात जो है वो आम आदमी तक पहुंचाई। और हम इसी की उम्मीद करते हैं हम मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह इसी किस्म के सेशंस, जैसे डॉक्टर अकबर अली साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि मुतनाज़ इशूज को ना भी छेड़ा जाए, तब भी हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे दोनों ममालिक के अवाम बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं रवि शुक्ला की जानिब चलूंगा और वो इसको बाइंड अप करें। जी रवि शुक्ला साहब। जी नुमान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज नुमान जी का दिन था, आज नुमान जी की बारी थी। आज नुमान जी को जो कह रहे हैं कि मुझे काफी मौका मिला, नहीं नुमान, दरअसल जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। आपने जितने भी सवाल किए, मुझे शांत बैठकर सुनने में आज मजा आ रहा था। जो रोज मैं लोगों से पूछता हूँ, मुझे आज लगा कि चलो मैं भी देखूं कि सवाल सुनने में और उत्तर में कितना अच्छा लगता है। यकीनन डॉक्टर अकबर अली जी ने जो सवाल का उत्तर दिया और जो जवाब दिए, डॉक्टर अकबर अली जी की ये बात बड़ी पसंद आई कि दर्द यदि पाकिस्तान में हो, तकलीफ यदि पाकिस्तान में होगी तो दर्द हिंदुस्तान में भी होगा, और दर्द यदि भारत के भीतर से निकलेगा तो तकलीफ पाकिस्तान में भी होगी। यानी दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारा फूड एक है, हमारा कल्चर एक है, सारी चीजें एक है। पर एक बार फिर से हम इन सारी चीजों को आज जिस हेल्थ के, सेहत के हवाले से लेकर आए थे, मैं डॉक्टर अकबर अली जी और डॉक्टर रेशू खंडेलवाल जी, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमको दिया। और आप दोनों डॉक्टर हैं, और डॉक्टर इस वक्त कितने व्यस्त हैं, वो तो ड्यूटी है, लेकिन शायद ये भी एक ड्यूटी है कि इस माध्यम से
भले ही आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। रवि साहब की जानिब शायद आवाज का इशू हो गया। बादल हम इसको वाइंड अप करते हैं। रवि शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रवि साहब आ गए। जी सो आप लोगों ने जो अपना बेशकीमती समय दिया, डॉक्टर रेशू जी, डॉक्टर अकबर अली जी और मेरे अजीज मित्र, अजीज दोस्त यानी नुमान जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपना जो समय दिया और आप दोनों स्पेशली डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटी आज आप लोगों ने निभाई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जिन्होंने अपना समय दिया। इसी तरह बने रहें और प्रति शनिवार यानी सैटरडे शाम 9 बजे भारत के हिसाब से और 8:30 बजे पाकिस्तान के हिसाब से समय अनुसार देखना ना भूलें भारत पाकिस्तान गुफ्तगू। शुक्रिया, सलाम, नमस्ते।